हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स है जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको पढ़ेंगे और लास्ट में फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ेंगे। तो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे तो आप लोग को इन सब टॉपिक से रिलेटेड सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, बट इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि आप लोग को एक ही वीडियो में जो है क्विक रिवीजन हो जाएगा। और अगर कोई जो लोग बिगनर्स हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सब्जेक्ट है वो न्यू है तो उनके लिए भी ये ईजी रहेगा एक वीडियो को देख करके समझना, और उसके बाद वो जो है उनको पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन से। उससे पहले गाइस आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का जो है इंटरफेस है। मतलब जैसे कि हम लोग यूज़र है और यूज़र को कंप्यूटर को एक्सेस करना है, कंप्यूटर को एक्सेस करना मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक्सेस करना। अगर यूज़र को कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो उसके लिए जो हमारा जो बीच का जो फंक्शन है ना वही है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है हम लोग को हार्डवेयर को एक्सेस करने में। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग समझें कि हम लोग को कंप्यूटर को ओपन किए, हम लोग अपना लैपटॉप को ओपन किए और हम लोग के पास जो है एक सामने एक फ़ाइल दिख रही है, उसको हम लोग को ओपन करना है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और हमारा जो वो फाइल होगा वो ओपन हो जाएगा। लेकिन देखने में ये इतना सिंपल होता है, इसके पीछे जो है काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ये एक मैजिक तो नहीं है कि हमारा जो हमने डबल क्लिक किया और हमारा फाइल ओपन हो गया, ऐसा होता तो सच में नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे चुटकी बजाया और देखिए स्क्रीन पे जो है ये सब जो है लिखा हुआ आ गया। तो क्या ये सच में हो रहा है कि मैंने चुटकी बजाया और ये लिखा आ गया? ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैंने पहले अपने कैमरे को पॉज किया, उसके बाद लिखा, उसके बाद फिर से कैमरे को जो है रिज्यूम कर दिया, तब ये आपको ऐसे दिख रहा है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है, डबल क्लिक कर किए और फाइल ओपन हो गई, तो ये ऐसे मैजिक नहीं हो रहा है। इसके पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम कॉल्स करता है। जैसे बहुत सारे सिस्टम कॉल्स होते हैं, जैसे कि ओपन सिस्टम कॉल हो गया, फिर हमारा होता है फॉक सिस्टम कॉल, रीड सिस्टम कॉल, बहुत सारे सिस्टम कॉल्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करके मान लीजिए यूज़र को क्या करना है, यूज़र को डबल क्लिक करके एक फ़ाइल ओपन करना है, बस और कुछ नहीं करना, उसको फाइल एक ओपन करना है। तो डबल क्लिक किया उसने तो फाइल ओपन हो गई। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल किया जिसका नाम है कॉल करने के लिए जो हमारे पास सिस्टम कॉल होता है वो होता है ओपन सिस्टम कॉल। ओके, ओपन सिस्टम कॉल एक होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, फिर जाके हमारी फाइल जो है ओपन होती है। और ये इतना जल्दी होता है, ये यूज़र फ्रेंडली है। ओके, तो ये तो देख लिया, ओपन सिस्टम कॉल किया तो हमारी फाइल ओपन हो गई। तो अभी क्या होगा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, अगर यूज़र को हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो क्या आप डायरेक्टली नहीं एक्सेस करते, तो बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है हमें प्रोग्राम लिखना होगा। तो हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि एक फ़ाइल ओपन करना हो, प्रिंट करना हो या फिर कुछ भी परफॉर्म करना हो अपने लैपटॉप में, तो उसके लिए जो है वो एक पूरा प्रोग्राम लिखे। तो इसी के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग रिसोर्स एलोकेटर भी बोलते हैं। रिसोर्स एलोकेटर का मतलब रिसोर्स जो है जैसे कि दो टाइप के होते हैं, एक हार्डवेयर रिसोर्स होता है, एक सॉफ्टवेयर रिसोर्स होता है। हार्डवेयर रिसोर्स में आ जाता है हमारा जैसे कि CPU है, डिवाइस है, अगर कुछ मेमोरी है तो वो हार्डवेयर रिसोर्स है। और सॉफ्टवेयर रिसोर्स होता है जैसे कि फाइल्स हो गया हमारा कुछ भी, तो वो सॉफ्टवेयर रिसोर्स है। तो रिसोर्स के एलोकेशन में ये जो है हेल्प करता है, इसीलिए इसको रिसोर्स एलोकेटर भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो गाइस अब आई होप आप लोग क्लियर हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं गोल्स। पहला जो गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है कन्वीनियंस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, मतलब इजी टू यूज़ है। ऑब्वियसली इतना देर से जो हम लोग देख रहे हैं कि कितना काम हमारा जो आसान हो रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वीनियंस है, हम लोग बहुत ही ईजिली जो है अपने हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि बिना किसी टाइम और एनर्जी के वेस्ट के अगर कोई काम परफॉर्म हो रहा है तो उसको बोलते हैं इफ़िशियंसी। तो ऑब्वियसली यूज़र को अपना कोई टाइम या फिर एनर्जी तो वेस्ट करना नहीं पड़ रहा है हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एफिशिएंट भी है हमारा। और थ्रूपुट का मतलब हुआ अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क जो है सेम टाइम पे परफॉर्म हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं थ्रूपुट। देखिए एग्जांपल जैसे हम लोग ले सकते हैं इसका, कि हम लोगों ने एक टैब खोला, जैसे कि समझ लीजिए क्रोम ब्राउज़र खोला, क्रोम ब्राउज़र हमने खोल लिया, बैकग्राउंड में हम लोग म्यूज़िक भी ऑन कर दिए, उसके बाद हम लोग नोटपैड भी ऑन कर दिए। तो बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस हमने अपने एक लैपटॉप में ऑन कर दिया।
और हम लोग को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक साथ परफॉर्म हो रहा है। क्रोम खोल के हम लोग कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें म्यूज़िक भी चला रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो यूज़र को ऐसा लगेगा कि सब कुछ जो है एक साथ परफॉर्म हो रहा है। ऑब्वियसली होता भी है, जब हम लोग ऐसे करते हैं तो सारा कुछ एक साथ परफॉर्म होता है, तो मैक्सिमम टास्क जो है कम टाइम पे परफॉर्म होते हैं, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम थ्रूपुट। ओके, तो ये है हमारा गोल्स। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो पहला जो टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो जनरेशन का जो है सबसे पूर्वज वाला जनरेशन है। ओके, जैसे ह्यूमंस का होता है ना, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के जनरेशन में सबसे पहले का जो जनरेशन है, जैसे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग 1950s के टाइम पे यूज़ करते थे। अब इसमें क्या हो रहा है, यूज़र है, उसको अपना कुछ काम करना है, जैसे कि यूज़र 1 2 3 4 है। अब इस डायग्राम पे अभी पूरा ध्यान नहीं देते, इधर खाली ध्यान देंगे। यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 है, 4 हमारे पास लोग हैं। 4 लोग को जो है अपना कुछ जॉब परफॉर्म करना है। सपोज मान लेते हैं यूज़र 1 को जो है उसने कुछ कोडिंग की है, उसको रन करवा के उसका आउटपुट देखना है। यूज़र 2 को क्या करना है, अपने एक फ़ाइल को प्रिंट करवाना है। यूज़र 3 को भी रन करवाना है और यूज़र 4 को फिर से जो है प्रिंट करवाना है। इस तरीके से जो है टास्क है। और भी हो सकता है, सपोज़ मान लीजिए यूज़र कुछ और, यूज़र जो है 5 है, यूज़र 5 को क्या करवाना है, सी ड्राइव से उसमें उसके कुछ फाइल रखी हुई, उसको कॉपी करके डी ड्राइव में पेस्ट करना है। ये कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जॉब्स हो सकते हैं, बहुत सारे मिनी टास्क हो सकते हैं। एग्जाम्पल लिए कि इस तरीके से काम है। तो 1950s के टाइम पे क्या होता था, 4 लोगों को अपना काम करना है, तो इन चारों लोग को अपना जो जॉब है उसको क्या करना होगा, जो ऑफलाइन डिवाइस होते थे जैसे कि पंच कार्ड, उसमें जो है लोड करना होगा। लोड कर दिया, चारों ने अपने जॉब को ऑफलाइन डिवाइस में लोड कर दिया। उसके बाद अपने जॉब को जाके कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट करना है। उसने सबमिट कर दिया, उसके बाद उसको घर वापस आ जाना है और उसके बाद यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर का काम स्टार्ट होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा, जो सिमिलर टाइप की जो जॉब है, जैसे सिमिलर टाइप की जॉब क्या है, यूज़र 1 का और यूज़र 3 का जो जॉब है कोडिंग रन करवाने का, उसका सिमिलर टाइप का जॉब है, तो उसका बैच बना दिया। यानी कि ये जॉब 1 और ये जॉब 3, इसका एक बैच बन गया। और दूसरा बैच बन गया ये वाला सिमिलर टाइप ऑफ जॉब का, यानी कि जॉब 2 और जॉब 4 का। इस तरीके से जो है बैच बना दिया। कौन बैच बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटर जो है बैच बना दिया। और बैच बनाने के बाद वो सीपीयू को देगा एग्जीक्यूट करने के लिए। अब सीपीयू जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद हो जाएगा काम ख़त्म। तो ये चीज़ उस टाइम पे होता था। तो ये देखने में तो ये समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ आज के टाइम पे तो हम लोग यूज़ नहीं करते। आज के टाइम पे हम लोग कोई जॉब परफॉर्म करना हो तो उसको हम लोग किसी भी ऑफलाइन डिवाइस में लोड नहीं करते, ना ही कंप्यूटर ऑपरेटर को जाके सबमिट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। हम लोग बस घर बैठ के काम करते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज तो समझ में आ गया है, लेकिन डिसएडवांटेज भी आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर जॉब वन जो है हमारा, इसको एग्जीक्यूट होने में सपोज 10 घंटा लग रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही जॉब 1 सीपीयू लिया, जब भी जॉब 1 यहाँ पे है, तो जॉब 1 क्या करेगा, सीपीयू को पे जो है कब्जा कर लेगा 10 घंटे के लिए पूरी तरीके से। और जब तक उसका 10 घंटा पूरा नहीं हो जाता वो बाहर नहीं निकलेगा। अगर जॉब 3 को 1 मिनट एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, तो अगर ये कितना भी बोलते रहेगा कि मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, लेकिन जॉब 1 बोलेगा नहीं, मैं तो अपना 10 घंटा एग्जीक्यूट करूँगा तभी बाहर आऊँगा, तो ये जॉब 3 जो है 1 मिनट के अपना 1 मिनट का एग्जीक्यूशन के लिए 10 घंटा वेट करेगा। ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो है डिसएडवांटेज वो ये है, जैसे कि अभी मैंने बोला कंप्यूटर ऑपरेटर को यूज़र जो है सबमिट करके घर चला जाता है अपना जॉब। तो अगर मान लीजिए ये जो कोडिंग है रन इसको करवाना है अपना, तो इसमें क्या किया है ना, इसने कुछ ऐसा लाइन लिखा है जिसमें यूज़र से इनपुट चाहिए। सपोज़ 2 नंबर को ऐड करना है और जो यूज़र 2 नंबर इनपुट डालेगा उन्हीं 2 नंबर को ऐड करना है। तो जैसे ही ये जॉब 1 गया सीपीयू में, तो उसमें जो लाइन एग्जीक्यूट की कि इनपुट डालो, तो वो इनपुट डालने वाला जो लाइन होगा वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि यूज़र जो है एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, वो तो अपने घर चला गया। तो क्या होगा, इस सिचुएशन में डेडलॉक की प्रॉब्लम आ जाएगी। सीपीयू क्या करेगा, ये जॉब को रिलीज़ भी नहीं करेगा, छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि इसकी तो एग्जीक्यूशन 10 घंटे की थी, ये इसको जाने भी नहीं दे रहा है, और क्योंकि इसको जो इनपुट की ज़रूरत है तो ये आगे भी नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो है डेडलॉक की प्रॉब्लम इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अराइज हो सकती है। अब इसको जो है हम लोग क्या किए, अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का जनरेशन को जो है चेंज किए। तो जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है इसी डिसएडवांटेज को जो हम लोग हटा दिए। पहले हम लोगों को सीपीयू एग्जीक्यूट करवाना है, तो हमारे पास रैम में जो है समझ लीजिए 5 जॉब है, पाँचों को जो है सीपीयू चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। तो सबसे पहले जॉब 1 क्या किया,
CPU में गया, ये जो है फर्स्ट है, सबसे पहले जॉब 1 गया CPU में। अब इसको क्या करना है, इस टाइम पे जो है इसको कुछ इनपुट लेना है यूज़र से। तो CPU क्या बोलेगा, ठीक है जाओ तुम जाके इनपुट ले लो। तो ये जो है सेकंड हुआ, ये गया अपना IO परफॉर्म करने के लिए। ओके, IO परफॉर्म कर रहा है। अब इस बीच में CPU जो है खाली नहीं बैठा रहेगा। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU खाली बैठा रहेगा, लेकिन इस वाले में जो है CPU खाली नहीं बैठा रहेगा। जॉब 2 जाएगा और CPU उसको एग्जीक्यूट करने लगे जाएगा। तो ये थर्ड वाला चीज़ हुआ, मतलब CPU खाली नहीं बैठा रहेगा, ये चीज़ है यहाँ पे। तो इसमें क्या कोई डिसएडवांटेज नहीं, ऑब्वियसली इसमें भी डिसएडवांटेज है, वो स्टारवेशन वाली। सिमिलरली अगर जॉब 3 का अगर मान लेते हैं, जॉब 1 जॉब 2 हो गया, जॉब 3 को अगर 10 घंटा है तो ये भी जाके क्या करेगा, CPU को हथिया लेगा। जॉब 3 में जो है हम जो एग्जीक्यूशन है उसमें कोई भी IO परफॉर्म नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना, वो जाएगा CPU को 10 घंटे के लिए जो है कब्जा कर लेगा, वो उसमें बैठा हुआ रहेगा। अगर जॉब 4 को फिर से अगर 1 मिनट के लिए एग्जीक्यूट करना है तो वो 1 मिनट के लिए एग्जीक्यूशन के लिए 10 घंटा वेट करता रहेगा। जॉब्स जो है CPU से तब बाहर आएंगे जब उसको IO की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही बाहर नहीं आ सकते हैं। पूरा वो एग्जीक्यूट होगा तभी बाहर आएगा, लेकिन एक शर्त है, अगर उसको IO की ज़रूरत पड़ी तो वो बाहर आ सकता है। वही चीज़ यहाँ लिखा है, इफ़ द जॉब इज़ लीविंग द CPU टू परफॉर्म IO ऑपरेशन, टू परफॉर्म IO ऑपरेशन, ये जो है मेन चीज़ है। देन द अनदर जॉब विच इज़ रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन विल शेड्यूल ऑन द CPU। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हुआ। यहाँ पे भी स्टारवेशन की प्रॉब्लम जो है हम लोग को दिख रही है। अब इसको जो हम लोग ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का जनरेशन लाएं। ओके, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो स्टारवेशन की प्रॉब्लम है उसको हम लोग जो है ठीक करने वाले हैं। स्टारवेशन की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, यहाँ पे रैम में 3 प्रोसेस हैं, P1 P2 P3। सी प्रोसेस भी हम लोग कह सकते हैं, जॉब भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस टाइम पे जॉब मैंने लिखा था, अभी प्रोसेस लिखा है तो अलग है, एक ही बात है, जॉब और प्रोसेस। तो तीनों को क्या चाहिए, CPU चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। P1 की अगर एग्जीक्यूशन का टाइम है 10 घंटा और P2 का मान लीजिए है 1 घंटा और P3 का है 2 मिनट। ओके, ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो CPU क्या करेगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा 10 घंटा है, 10 मिनट है या 1 मिनट है या 1 सेकंड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सभी जॉब को जो है इक्वली देखेगा। मतलब एवरी जॉब एग्जीक्यूट फॉर 2 नैनोसेकेंड एंड देन ब्रिंग बैक टू दी मेन मेमोरी। 2 नैनोसेकेंड जो है मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसा नहीं सिर्फ 2 नैनोसेकेंड ही बोलेगा, एग्जाम्पल लिया है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वो उसको एग्जीक्यूट, अगर 2 मिनट अगर P1 को एग्जीक्यूट किया तो वो P2 को भी 2 मिनट ही एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद उसको वापस से मेन मेमोरी में डाल देगा, फिर P3 को फिर से 2 मिनट एग्जीक्यूट करेगा। मतलब अगर इसकी CPU टाइम देखें तो CPU कुछ इस तरीके से काम करेगा। P1 2 मिनट काम किया, 0 से 2 तक काम किया, फिर P2 जो है 2 से 4 तक, फिर P3 4 से 6 तक, इस तरीके से जो है काम करेगा और फिर जो है एग्जीक्यूट होगा P1 P2 P3। ओके, इस तरीके से काम करेगा। हर एक जॉब जो है 2-2 सेकंड तक परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे हमने लैपटॉप में कुछ प्रोग्राम जो है कुछ हम लोगों ने डाउनलोड करने के लिए लगाया। हमने एक मूवी हमें डाउनलोड करना है जिसकी फाइल जो उसकी साइज़ है 1 GB। 1 GB का अगर हम लोग को एक डाउनलोड करना है और साथ ही हम लोग को एक और फाइल को डाउनलोड करना है जिसका साइज़ है 1 KB। ठीक है, दोनों को हम लोगों ने एक के बाद एक जो है डाउनलोड करने के लिए लगाया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1 GB वाला तो आराम से डाउनलोड होता है और 1 KB वाला जो है तुरंत हो जाएगा डाउनलोड। क्यों होगा, अगर हम लोग 1 GB वाले को पहले भी अगर लगा देते हैं और मतलब 5 मिनट के बाद अगर 1 KB वाले को डाउनलोड पे लगाए तो भी 1 KB वाला जो है पहले डाउनलोड हो जाएगा, 1 GB वाला बाद में डाउनलोड होगा। यही चीज़ यहाँ पे जो होगा, क्योंकि हर एक जॉब को CPU जो है इक्वली देखेगा। ओके, अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, CPU जो है एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। हम लोग जो देखते हैं ना अपने लैपटॉप में कि एक हमारा यहाँ पे हम लोग गेम भी खेल रहे हैं आप अपने लैपटॉप में और पीछे जो हमारा जो हम लोग ऑटो अपडेट के लिए कुछ प्रोसेस लगा दिए हैं, तो वो अपडेट भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, सबसे साथ में काम चल रहा है। तो ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। CPU एक टाइम पे एक ही जॉब को परफॉर्म करता है। वो हम लोग को देखने में लगता है कि सारा काम एक साथ हो रहा है। ओके, तो अगर एक CPU है ना, तो एक CPU एक प्रोसेस को एक टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो उसको बाहर निकाल देगा, मेन मेमोरी में डाल देगा और फिर P2 को लेगा। और ये काम इतना जल्दी जल्दी होता है कि यूज़र को लगता है कि सब एक साथ हो रहा है। ओके,
तो अब हम लोग क्या चाहेंगे ना कि नहीं, एक टाइम पे CPU जो है एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो। अब हम लोग ये चाहेंगे, तो इसके लिए अब दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर दिए हम लोग, दो या दो से ज़्यादा इसको CPU को लगा दिए। सपोज़ 4 CPU लगा दिए और हमारे पास एक मेमोरी है, 4 CPU है, एक मेमोरी है, तो क्या होगा, अगर इस मेमोरी में 10 प्रोसेस हैं, 10 जॉब्स हैं, तो 10 जॉब जो है 4 CPU मिल करके आराम से एग्जीक्यूट कर लेगा। तो क्या होगा, ये सपोज़ मान लीजिए P1 एग्जीक्यूट करेगा, इसको ये P2 को एग्जीक्यूट करेगा, ये P3 और ये P4, तो ये 4 जॉब जो है एक साथ एक टाइम पे परफॉर्म होंगे। लेकिन एक CPU एक ही को परफॉर्म करेगा, ये CPU सिर्फ एक टाइम पे एक ही को परफॉर्म करेगा, लेकिन चारों मिलके जो है 4 प्रोसेस को तो परफॉर्म कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ जो है हम लोग अपना जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो अपना जनरेशन को बढ़ाया, तो ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिला। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, देयर आर मोर देन वन प्रोसेसर प्रेजेंट इन दी सिस्टम विच कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट द सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकता है। इस तरीके की चीज़ जो है और कोई भी प्रोसेसर में नहीं देखेंगे, क्योंकि मल्टी प्रोसेसर है, इसमें ऑब्वियसली बहुत सारा प्रोसेसर लगा दिए, बहुत सारे CPU लगा दिए। अब इसके टाइप्स अगर देखें तो 2 टाइप्स होते हैं इसके, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर और दूसरा है असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। सिमेट्रिक का मतलब है जितने भी CPU लगेंगे सबके इक्वल राइट्स होंगे। ये अगर CPU को अगर कोई राइट मिला कि जाओ तुम मेमोरी से एक जॉब को ले लो, तो CPU 2 को भी मिलेगा, CPU 3 को भी मिलेगा, CPU 4 को भी मिलेगा, इक्वल राइट्स रहेंगे। और असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर का मतलब हुआ इन चारों में से कोई एक हेड होगा। सपोज CPU 1 को हमने हेड बना दिया, ये वाला जो है CPU हेड है। अब ये जो है इंस्ट्रक्शन देगा, ये बाकी के CPU को ऑर्डर देगा कि जाओ, ये ऑर्डर दे रहा है CPU 2 को कि तुम प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट करो, फिर CPU 1 जो है ऑर्डर देगा CPU 3 को कि तुम प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट करो। तो ये एक ऑर्डर देने वाला चीज़ हो गया, तो इसको जो है ये यहाँ पे जो हेड बन गया, बाकी सब जो है इसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो ये हो गया मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है एक एग्जैक्ट जो है डेडलाइन दे दिया जाता है कि एक अगर प्रोसेस है P1 तो उसको एग्जीक्यूट जो है एग्जैक्ट उसी टाइम पे होना है, ना ही 1 नैनो सेकेंड आगे वो एग्जीक्यूट होगा, ना ही 1 नैनो सेकेंड पीछे। तो ये सब, ये वाला जो चीज़ है, जो ये मिलिट्री वगैरह में जो ज़्यादातर यूज़ होता है, जिसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर मतलब मिलिट्री में यूज़ होता है, इतना समझ लीजिए। तो द सिस्टम विच आर स्ट्रिक्ट डेडली टाइम बॉन्डेड आर कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके भी 2 टाइप्स हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम मतलब जैसे मैंने अभी बोला कि एग्जैक्टली टाइम पे होगा, एकदम 1 नैनो सेकेंड की भी जो है आगे पीछे वो प्रोसेस नहीं हो सकता है, जिस टाइम पे उसको फिक्स किया गया उसको उसी टाइम पे एग्जीक्यूट होना है। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का मतलब है कि अगर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है तो उसको समझ लीजिए एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे दिया गया कि सपोज़ 10 बजे से लेकर के 10-15 तक, मतलब 15 मिनट के बीच में जो है P1 को एग्जीक्यूट होना है। तो इस तरीके का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब अगर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना होगा तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, एट लास्ट हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फंक्शंस तो अब तक हम लोगों ने इतना सब कुछ देखा, तो ये देख लेते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट अभी तक जो हमने जितना देखा कि प्रोसेस को ही मैनेज कर रहा है, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, फिर उसके बाद वो दूसरा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये सब काम करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, साथ ही ये मेमोरी को भी मैनेज करता है। शेड्यूलिंग ऑफ रिसोर्स एंड जॉब्स, तो जैसे कि मैंने बोला रिसोर्स एलोकेटर को भी, इसको रिसोर्स एलोकेटर भी कहते हैं, और जॉब्स को भी जो है ये शेड्यूल करता है। साथ ही ये फाइल मैनेजमेंट में भी यूज़ होता है और सिक्योरिटी भी इसके थ्रू की जा सकती है। तो गाइज़ ये जो चीज़ जो है इसको समझाने का ये जो है एक अलग में खुद में ही एक अलग सा चैप्टर है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो प्रोसेस मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसको भी मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूँ, ताकि इस वाले चैप्टर का भी जो है आप लोगों को क्विक रिवीजन मिल जाए। ओके, तो मैं इस सारे से रिलेटेड जो है आगे वीडियोस बना दूँगी। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और अगर चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।